पिछले सदरी वैसे लिए अमरी वाहू तो मिले सानी आपको कौली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है, जब वो किसी सरफेस पर फॉल करती है, मतलब अगर लाइट किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी तो जहां पे भी वो स्ट्राइक करेगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लीजिए ये एन है, इसको हमने नाम दिया एम, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? जी हां, एन। फिर वो लाइट जो है वापस चली जाती है यहां से, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको हमने क्यू नाम दिया था। अब उसके बाद हम एक लाइन डालते हैं, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ऐसे। अब इस नॉर्मल के डालने के दो रूल्स हैं, आप ऐसे ही नॉर्मल को नहीं डाल सकते, इसके दो रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है नॉर्मल डालने का, कि आपको ये नॉर्मल डालना कहां पे है? यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, हमेशा आपको नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर डालना है, मतलब इस पॉइंट पर डालना है और कहीं पे नहीं डालना है। तो नॉर्मल जो है ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही होना चाहिए और कहीं दूसरी जगह पे नहीं। दूसरी बात, जो ये नॉर्मल होता है ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। नॉर्मल का मतलब ही होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो जब भी आप नॉर्मल बनाएंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए 90 डिग्री की। ऐसे आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते। हमेशा जब भी आप नॉर्मल डालेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाएंगे, ऐसे खड़ी स्ट्रेट 90 डिग्री वाली एंगल बनाएंगे, ठीक। तो नॉर्मल डालते समय आपको दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि जो नॉर्मल है इसको आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही डालना है। दूसरी बात, ये कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कि ऐसा बनाओगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल खड़ा, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल की बात। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए दो लॉज दिए गए हैं, उनको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आंसर क्या है? दो। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? ये कुछ कानून है, कुछ लॉज है जो हमें बताते हैं कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है। मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहां से जाएगी? क्या ये यहां से जाएगी? क्या यहां से? क्या यहां से जाएगी? ये कहां से जाएगी? ये हमें वही लॉ बताता है। तो लॉज जो है वो हमें क्या बताते हैं कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है। अगर वो दो लॉज नहीं होते तो हमें समझ ही नहीं आता कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है। अगर इंसिडेंट रे यहां से है, रिफ्लेक्ट रे कहां से जाएगी, ठीक। तो यही एक्सप्लेन करने के लिए दो लॉज दिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ हम देखते हैं यहां। सबसे पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हमने कल वाले लेक्चर में बताया था कि ये आई क्या होता है, ये आर क्या होता है, ठीक। अब देखिए इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई, इसको क्या बोलते हैं? और अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, ठीक। तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो बताइए वो कितना होगा? वो भी 30 होगा। क्यों?
पहला लॉ। ठीक, पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद अगर आपसे किसी ने पूछा ये बताइए अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? जी हां, ये भी 60 होगा। क्यों? पहला लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों एंगल सेम है। अगर ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 30 ये भी 30, ये 50 ये भी 50, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि दोनों लॉ जो है एंगल्स ये दोनों सेम होते हैं। ये आपसे किसने कहा? पहले लॉ ने। तो पहला लॉ क्या बोलता है? ये दोनों एंगल्स जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखिए क्या फायदा हुआ। अगर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे लाइट आई, बताइए कहां से जाएगी या निकलेगी कहां से? सबसे पहले आपको ये डालना पड़ेगा जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल डाला, उसके बाद बताइए कहां से जाएगी। देखिए आपको पता ही है कि जितना एंगल यहां पे होगा उतना ही एंगल वहां पे भी होगा। ठीक, तो अब आप इसको ऐसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फिर तो एंगल इतना बड़ा बन जाएगा, जबकि यहां एंगल इतना ही है। तो पहले लॉ ने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से जाएगी, तो ये ऑलमोस्ट यहां से जाएगी, क्योंकि जितना एंगल यहां उतना ही एंगल यहां भी। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर इंसिडेंट रे यहां से आई निकलेगी कहां से। अब आपको पता है वो वही उसी रास्ते से निकलेगी जहां से वही एंगल बनेगा जहां इतना था, जितना यहां था। अब देखिए अगर किसी ने आपसे पूछा ये ऐसे आई, ये मान लीजिए नॉर्मल है, बताइए रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? क्या वो यहां से जाएगी? नहीं, तो वो यहां से जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना एंगल यहां होगा उतना ही यहां भी होना चाहिए। तो पहला मसला क्लियर हुआ। अब आप ये नहीं पूछेंगे सर अगर ये यहां से आई ये यहां से क्यों नहीं जाएगी, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। इसका सपोर्ट क्या है? पहला लॉ क्या बोलता है? जितना यहां एंगल बनेगा उतना ही यहां भी एंगल बनेगा। अब अगर एग्जाम में आपको पेपर ने ऐसा सवाल पूछा कि ये ऐसे हैं, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बताइए ये लाइट यहां से निकली है, आप बताइए वो कहां से आई होगी? आप कैसे इसको देखेंगे? जी हां, आपको पता ही है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है। जितना एंगल यहां है उतना ही यहां भी होगा, मतलब वो यहां से आया होगा। ठीक, तो जो ये रे है वो यहां से आई होगी। जब भी आपको डायग्राम बनानी हो तो पहला लॉ आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। कैसे? कि जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां भी होगा। अब बताइए अगर ये ऐसे इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, बताइए रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? क्या वो यहां से जाएगी ऐसे, क्या ऐसे जाएगी, क्या ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? तो सिंपल सा आंसर है जितना एंगल यहां बना है उतना ही वहां पे भी बनेगा, वहीं से फिर वो जाएगी। अगर यहां पे इतना है तो वहां पे भी इतना ही होना चाहिए, तो मतलब यहां से। अब पहला क्लियर हो गया। तो अब आप ये नहीं पूछेंगे कि कहां से निकलेगा, यहां से, यहां से, तो इसका जवाब सिंपल पहला वाला देता है जितना एंगल यहां उतना ही एंगल यहां, फिर निकालिए आराम से रेस, फिर कोई टेंशन नहीं। ये हो गया एक मसला। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अगर एग्जाम में सवाल आया एंगल I इज इक्वल टू 60 डिग्री, बताइए एंगल R कितना है? 60। क्यों? क्योंकि पहला लॉ जितना ये होता है उतना ये भी होता है। अब इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस देखिए क्या है। स्पेशल केस है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एक लाइट
या रे यहां से आई, ये है वो रे जो यहां से आई। अब बताइए नॉर्मल कहां से डालेंगे और रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? ये स्पेशल केस है इसका। ये क्या है? जी हां, ये इंसिडेंट रे है। एक रे आ गई या लाइट आ गई यहां से इस पर पड़ी। अब नॉर्मल कैसे डालेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? आपको पता है नॉर्मल डालने का जो रूल है कि वो आपको इस पॉइंट पर डालना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि उसको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ऐसे ही। तो जहां से इंसिडेंट रे है वहीं से नॉर्मल भी है, दोनों एक साथ। ये स्पेशल केस है। तो जहां से नॉर्मल है वहीं से इंसिडेंट रे भी है, दोनों एक साथ है। फिर बताइए एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? अगर दोनों मिला के हैं, ये बताइए ये एंगल कितना है? 90। फिर वहां से कम होता होता जाएगा, यहां ऐसे 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 70, 80, 30, 50। ये बताइए ये एंगल कितना है? हाँ, 0। इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है। तो जब दो लाइन्स आपस में मिली हो, उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक साथ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। कुछ है ही नहीं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? वो भी 0 होगा। ठीक। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कुछ नहीं है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से जाएगी? क्या वो ऐसे जाएगी? नहीं, क्योंकि एंगल कुछ बनता है। एंगल कितना बनना चाहिए? 0। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 बनना चाहिए। ये यहां से जाएगा तब भी एंगल कुछ बनता है, यहां से जाएगा तब भी कुछ एंगल बनता है। तो इसका मतलब आप खुद सोचिए, ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? जी हां, वो भी यहीं से वापस जाएगी, क्योंकि तभी एंगल 0 बनेगा। ये एक स्पेशल केस है। इसका मतलब जब भी कोई सरफेस ऐसे होगी, अगर लाइट ऐसे आएगी परपेंडिकुलर, लाइट कैसे आई? परपेंडिकुलर, यानी जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर आई। अब ऐसे पड़ी, नॉर्मल कहां से डालेंगे? नॉर्मल का रास्ता भी यही है, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर होता है। रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? वो वहीं से वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही साथ है, तो एंगल कितना होगा? 0। अगर एंगल 0 है, ठीक। अब बताइए रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? वो तो आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। उस वक्त भी कोई एंगल नहीं बनेगा, वो भी वहीं से वापस जाएगा। अगर वो भी वहीं से वापस जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे वहीं से जाएगी, नॉर्मल भी वहीं पे है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, दोनों एक साथ, एंगल कितना? वो भी 0। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आया। समझ में आया? तो अगर आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, आपको जवाब देना आएगा, यहां से लाइट आएगी, कहां से जाएगी? यहां से लाइट आएगी, कहां से जाएगी? यहां से लाइट आएगी, कहां से जाएगी? आपको जवाब देना आएगा। अब स्पेशल केस बताइए, अगर लाइट परपेंडिकुलर पड़ी तो बताइए जाएगी कहां से? वहीं से वापस। क्यों? क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो कितना बनता है? 0। उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा, वो कितना बनेगा? 0। ये स्पेशल केस इसका है। अगर आपको ये समझ कुछ सवाल होगा या कुछ ऐसा भी है, हमें कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको सवाल का जवाब देंगे। ये हो गया पहला लॉ। उसके बाद दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई
इन दी सेम, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए, अगर ये प्लेन है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई तो ये है नॉर्मल। आपसे मैंने पूछा रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, ठीक, आपने कहा ऐसे जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना एंगल यहां बनेगा, मान लीजिए 30, उतना ये भी बनेगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पूछेगा नहीं, हम इंसिडेंट रे यहां से आई 30 डिग्री पर, हम रिफ्लेक्टेड रे को यहां से निकालेंगे, लेकिन नॉर्मल और इसके साथ एंगल 30 ही बनाएंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 30 ही बनाएंगे, मगर रिफ्लेक्टेड रे को यहां से निकालेंगे। ये कंफ्यूजन है। अब देखिए, कोई पूछेगा नहीं, अगर यहां 30 है, रिफ्लेक्टेड रे के पास भी 30 बनना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 बनना चाहिए। क्यों ना हम एक काम करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को वहां से बोर्ड के पीछे से निकालेंगे। ये नॉर्मल है, मान लीजिए इस तरह से इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, हम रिफ्लेक्टेड रे को यहां से निकालेंगे मगर 30 डिग्री पर। ऐसा भी सवाल है। कोई पूछेगा नहीं, यहां से नहीं, ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, इंसिडेंट रे 30 डिग्री पर, रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री पर, मगर यहां से निकालेंगे। कोई पूछेगा नहीं यहां से निकालेंगे, कोई पूछेगा यहां से निकालेंगे। ये कंफ्यूजन है, ठीक। इसका जवाब देने के लिए ये दूसरा लॉ दिया गया है, समझ में आया? ये लॉ क्या कहता है कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर है या होते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड जो है एक प्लेन है, ठीक। अगर मैंने इंसिडेंट रे ऐसे बनाई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनाई, बताइए, ये बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन पर कौन कौन सी चीज आ गई? इंसिडेंट रे भी बोर्ड पे ही है, एक ही प्लेन पर है, नॉर्मल वो भी प्लेन पर ही है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्लेन पर नहीं है, ये यहां से जा रही है। दो चीजें एक ही प्लेन पर, मगर ये नहीं है। हो गया कंफ्यूजन, ठीक। लेकिन सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होनी चाहिए, मतलब आपको रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पर बनानी है। यह दूसरा लॉ। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि अगर यहां से इंसिडेंट रे आई, हम इसको यहां से निकालेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होनी चाहिए, ठीक। अब आपको इसको बोर्ड के पीछे से नहीं निकाल सकते। क्यों? तीनों चीजें एक ही प्लेन पर। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, आपने इंसिडेंट रे बनाई, आपने नॉर्मल बनाया, आप रिफ्लेक्टेड रे को यहां से नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि आपका पेपर एक प्लेन है। ये तीनों चीजें जो है एक ही प्लेन पर आनी चाहिए। आप इसको यहां बाहर से नहीं लिख सकते, दूसरे वहां से नहीं लिख सकते, एक ही प्लेन पर लिखना पड़ेगा। ये है, एक ही प्लेन पर तीनों चीजें आ गई। तो दो लॉज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम होते हैं। पहले लॉ से कौन सा कंफ्यूजन दूर हुआ? देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। कंफ्यूजन ये था, क्या हम रिफ्लेक्टेड रे को यहां से नहीं निकाल सकते, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से? ये कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को दूर पहले लॉ ने किया। उसने क्या बताया, जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां भी बनना चाहिए, ठीक। तो अब आप ये नहीं बता सकते कि यहां से क्यों नहीं, यहां से क्या, यहां से क्या। सिंपल सा सवाल है। अगर आपसे किसी ने पूछा अगर इंसिडेंट रे यहां से आई, बताइए रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? सिंपल है, यहां से। क्यों? क्योंकि जितना एंगल यहां होगा उतना ही यहां भी होना चाहिए। अगर आपने ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है,
आपने ऐसे बनाया, ये सही है कि गलत है? जी हाँ, गलत है, क्योंकि इंसिडेंट रे इतनी ही है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इतना ही है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना है। जबकि पहला वाला ये बोलता है जितना ये होगा उतना ही ये भी होना चाहिए। इसका मतलब जो ये रे है ये आपको यहां से निकालनी है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। दूसरा कंफ्यूजन क्या था? ठीक है, आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, चलिए हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 बनाएंगे, मगर दूसरे साइड से रे को निकालेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको दूसरे साइड से निकालेंगे। मिसाल के तौर पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मान लीजिए आप ये नॉर्मल है, ठीक, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। अब कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि अगर यहां एंगल 30 बनता है, यहां पे भी 30 बनना चाहिए, ठीक है, हम 30 बनाएंगे, मगर यहां से ऐसे बनाएंगे 30, मगर इंसिडेंट रे को कहां से निकालेंगे? यहां से। कोई और स्टूडेंट आ गया, उसने कहा नहीं 30 ही बनाएंगे, मगर यहां से बनाएंगे, ये भी कंफ्यूजन हुआ। किसी ने कहा नहीं 30 ही बनाएंगे, मगर यहां से बनाएंगे, किसी ने कहा नहीं 30 ही बनाएंगे लेकिन यहां से बनाएंगे। अब कहां से बनाएंगे? इसके लिए सेकंड लॉ दिया गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा हाथ जो है ये प्लेन एक है, ठीक, इस तरह से देखिए, मान लीजिए मेरा हाथ एक प्लेन है, ठीक। अब इंसिडेंट रे आई 40 डिग्री पर, रिफ्लेक्टेड रे गई 40 डिग्री पर, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर है, क्योंकि मेरा हाथ जो है एक प्लेन है। अब स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि हम इसको यहां से निकालेंगे, लेकिन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होती है। अब आप इसको यहां नहीं निकाल सकते, तीनों चीजों को एक ही प्लेन पर रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको बाहर निकाला, अब ये प्लेन पर नहीं आया, अब ये हाथ पर नहीं है, मतलब प्लेन पर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये गलत हो गया, क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होती है, ऐसे। समझ में आया? आप अब अगर आपने ऐसे डायग्राम बनाई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, आप रिफ्लेक्टेड रे को यहां से नहीं निकाल सकते, पीछे से नहीं निकाल सकते। क्यों? ये सेकंड लॉ बोलता है ये तीनों एक ही प्लेन पर होती है। प्लेन मान लीजिए ये बोर्ड है, तो तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होंगी, ना इसके यहां से जाएगी ना वहां से जाएगी। तो ये दो लॉज है। अगर आपको इनमें से कुछ कंफ्यूजन होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आप इसको अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, जैसे आपकी मर्जी। कहीं पे कंफ्यूजन होगा, कहीं पे कोई इशू होगा, हमें बताइएगा जरूर, और हर किसी स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा ताकि हर कोई स्टूडेंट इसका फायदा ले सके। कल इंशाल्लाह जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले इसके बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, आप अच्छे से तैयारी करके आइए। बाकी अल्लाह हाफिज।